मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? लास्ट लेक्चर में जो औपनिवेशिक के 3 चरण हैं वो हमने देख लिए थे। कौन कौन से? एक वाणिज्यिक चरण, वाणिज्यिक चरण है ना। सेकंड था हमारा औद्योगिक पूंजीवाद चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है ना। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने देखा था वित्तीय पूंजीवाद है ना। वित्तीय पूंजीवाद है ना। तो ये 3 चरण है जो हमने देख लिए थे। कब से कब तक थे ये भी हमने देख लिया था। तो वाणिज्यिक चरण कब से कब तक था, तो इसका भी हमने देख लिया था। औद्योगिक पूंजीवाद चरण कब से कब तक था, और वित्तीय पूंजीवाद का चरण कब से कब तक था, है ना। वाणिज्य चरण में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और औद्योगिक पूंजीवाद में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और वित्तीय पूंजीवाद में क्या क्या हुआ था, ना। ये तीनों चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये तीनों चीज़ें, है ना। इसके बाद हमको क्या देखना है? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था में भी हमको सिर्फ मुख्य रूप से 4 भू राजस्व व्यवस्था है वो देखना है, जो कि हमको 7 मार्क्स में आ सकती है ना। तो हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है ना 7 मार्क्स में। और 11 मार्क्स में तो ये नहीं आएंगी। अगर पूछेंगे तो 11 मार्क्स में चारों पूछेंगे। तो आपको इतना तो पता है कि प्रारंभ में लिखना है, और इससे क्या हानि हुई है ये भी लिखना है, और विशेषकर आपको क्षेत्र लिख देना है। बस आपको इतना ही लिखना है, तो आपका 11 मार्क्स में ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। इसके बाद जो 7 मार्क्स में उसका मैं आपको बता रही हूँ, आपको बस वैसे ही लिखना है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा इजारेदारी प्रथा करेंगे हम, और स्थायी बंदोबस्ती, इसको इस्तेमारी या जमींदारी प्रथा बोलते हैं ना, और भी अन्य नाम है ना इसके। तो ये दोनों हम देखेंगे, जिसमें क्या स्थायी बंदोबस्ती हमारा लाभ और हानि इसके रह जाएंगे, इसके मुख्य रूप से क्या क्या उद्देश्य है ना, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्थायी बंदोबस्ती हमारा आधा, और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या जो ब्रिटिश आर्थिक नीति वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक हम रिवीजन देख लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो आज के लेक्चर में हम इजारेदारी प्रथा देखेंगे, प्रारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता, और इसके हानि क्या क्या हुई है ना। इससे हानि मुख्यतः सब जो चारों ही भू राजस्व व्यवस्था है उससे चारों से ही किसानों को सबसे ज़्यादा हानि हुई। हालांकि हम देखेंगे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें क्या, जो भूमि का जो स्वामी है वो किसको बना दिया था, किसानों को बना दिया गया था। पहले क्या इजारेदारी प्रथा में क्या 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। उसके बाद हम देखेंगे तो स्थायी बंदोबस्ती में क्या जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बनाया था। उसके बाद हम देखेंगे जो रैयतवाड़ी है उसमें किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। मतलब वो खुद अपनी भूमि को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अन्य जो अधिकार है वो किसके पास थे, किसानों के पास। तब भी क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था, किसानों को ही हानि हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में भी क्या चीज़ थी, जो पूरी जो भूमि का जो अधिकार था वो किसको दे दिया गया था, एक पूरे गाँव का अधिकार दे दिया गया था। और जो वसूली का समय आता था तो पूरा गांव इकट्ठा करके वसूली किसको देते थे, कंपनी को देते थे, मतलब अंग्रेजों को देते थे, है ना। तो हम इन चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इजारेदारी प्रथा देखेंगे। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ, तो हम देखते हैं कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया था, शुरू की गई थी 1772 में, है ना, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था इजारेदारी प्रथा का, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकती है ना। तो इजारेदारी प्रथा ये 2 मार्क्स में अगर आए आपके, तो प्रारंभ कब हुआ 1772 में, एक ही हो गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ। और उद्देश्य लिख सकते हैं कि अधिक भू राजस्व वसूल करना था ना। तो सभी जो भू राजस्व व्यवस्था है उनका यही एकमात्र उद्देश्य है। अगर हम कॉमन भी लेकर चले तो सबको हम एक ही चीज़ हम सब में लिख सकते हैं कि अधिक भू राजस्व वसूल करना था। अगर हमको भू राजस्व जो प्रथा है, भू राजस्व व्यवस्था, उसका मुख्य उद्देश्य पता चल जाए तो हम चारों में ही एक ही उद्देश्य लिख सकते हैं कि अगर हमको सिर्फ प्रारंभ पता है कि किसके द्वारा किया, उद्देश्य और अन्य चीज़ें हमको याद नहीं आ रही, तो हम लिख सकते हैं कि अधिक भू राजस्व वसूल करना था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो
इसकी विशेषताओं में क्या क्या दो चीज़ें शामिल होगी। एक तो क्या, इसमें क्या था, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, है ना। मतलब जो भूमि भूमि क्या है 5 सालों के लिए दी जाती थी, उसके बाद उससे क्या वसूली की जाती थी, है ना। इसके बाद क्या होता था, जो पंचवर्षीय ठेके में जो ज़मीन है वो किसको मिलती थी, तो अधिक बोली लगाने वाले को भूमि क्या ठेके पे मिलती थी, है ना। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाते थे उनको क्या भूमि मिल जाती थी, है ना। अब अगर हम देखें तो इजारेदारी प्रथा की जो हानि है वो क्या था कि अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वसूली में क्या आ गई थी, अस्थिरता आ गई थी। क्योंकि क्या होती थी वसूली, क्या 5 वर्षों के बाद होती थी, है ना। तो उसमें क्या अस्थिरता आ गई थी, है ना। और क्या होता था कि 5 वर्ष के बाद अगर किसी को हानि हुई तो फिर वो दोबारा या अन्य कोई जो है वो बोली नहीं लगाता था, है ना। तो ये चीज़ें हुई थी। तो क्या इजारेदारी, जितनी भी भू राजस्व व्यवस्था, चारों भू राजस्व व्यवस्था, इसमें हम इजारेदारी देखेंगे, स्थायी बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी, चारों में से सबसे ज़्यादा हानि इजारेदारी प्रथा में ही हुई थी, है ना। क्योंकि इसमें पंचवर्षीय ठेके पे भूमि दी जाती थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्ती या इस्तेमालारी भी बोलते हैं, जमींदारी प्रथा, है ना। तो ये तीनों एक ही है। इसके बाद इसका प्रारंभ कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जोनसोर और चार्ल्स ग्रांट के द्वारा संयुक्त रूप से कब किया था, 1790 में किया था। और ये कितने वर्षों तक के लिए किया था प्रारंभ में, तो 10 वर्षों के लिए जो स्थायी बंदोबस्ती है वो चलाई गई थी। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इजारेदारी प्रथा में क्या अधिक हानि हुई थी, इसलिए पहले क्या किया था कि जो स्थायी बंदोबस्ती उसको पहले 10 वर्ष तक लागू करने का ऐलान किया था, लागू करने का सोचा था। उसके बाद क्या, अगर उस स्थायी बंदोबस्ती से लाभ हुआ, इसके पश्चात क्या किया, बाद में 22 मार्च 1993 में क्या इसको स्थायी कर दिया था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्थायी बंदोबस्ती है उसके क्षेत्र कौन से थे, तो बंगाल है, बिहार, उड़ीसा है। इसके बाद है 1990 में 1779, है ना। तो जो है क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, है ना। उत्तर प्रदेश का भी क्या, बनारस वाला भाग, है ना। केवल क्या बनारस वाला भाग है उत्तर प्रदेश का। और साउथ में देखें तो उत्तरी कर्नाटक, है ना। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस वाला भाग और उत्तरी कर्नाटक का भाग किसमें शामिल था, स्थायी बंदोबस्ती के क्षेत्र में था। मतलब क्या, संपूर्ण भारत में जो स्थायी बंदोबस्ती है वो लागू नहीं थी। कुछ हिस्सों में अगर देखें तो हम 19% भाग में क्या थी, स्थायी बंदोबस्ती, इस्तेमालारी या जमींदारी प्रथा क्या थी, लागू थी। जिसके क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ये थे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता में क्या चीज़ें शामिल होगी कि जो जमींदारों को क्या हुआ था, भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया था, है ना। भूमि का क्या स्थायी स्वामी बना दिया गया था। और जो किसानों को क्या मात्र रैयत का अधिकार दे दिया था। मतलब वो सिर्फ खेती कर सकते थे, कि जमींदार खेती जो भूमि है वो खरीदते थे और उस पर क्या जो किसान है एक रैयत के तौर पर काम करते थे और उनको चीज़ें मिलती थी, है ना। उनका बस इतना ही अधिकार था। इसके बाद थर्ड था कि जमींदारी भूमि को, जो जमींदार है वो भूमि को बेच भी सकते थे और खरीद भी सकते थे, है ना। क्योंकि उनको ये अधिकार था, क्योंकि वो भूमि के स्वामी बन गए थे। इसके बाद क्या होता था, फोर्थ विशेषता में क्या आ जाएगा कि जो जमींदार है वो 10/11 जो 11 का 10 भाग क्या था, खुद रखते थे। और कंपनी को 10 का 11 भाग किसको स्वयं रखते थे और 1/11 भाग किसको देते थे, कंपनी को। मतलब ज़्यादा जो भाग है वो किसको दिया जाता था, कंपनी को दिया जाता था, है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं। एक तो जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया था, और किसानों को मात्र रैयत का अधिकार दिया था, और जो जमींदार है वो भूमि को खरीद सकते थे और बेच भी सकते थे, है ना। और जमींदारी को जो 10/11 भाग और कंपनी को 1/11 भाग प्राप्त होता था, है ना। तो हमने स्थायी बंदोबस्ती भी देख
लिया। इसके बस हमको लाभ और हानि देखना है कि इससे किसानों को क्या हानि हुई है। वैसे तो सभी जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें किसानों को हानि हुई है, तो किसानों लाभ और हानि देखेंगे और मुख्य रूप से इसके उद्देश्य क्या है तो हम ये देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था है जिसमें किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था उसको देखेंगे और महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा जो कि हमारे 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इसमें देखा हमने इजारेदारी प्रथा जिसका प्रारंभ 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था और उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। और अगर हम विशेषता देखें तो विशेषता 2 थी, मुख्य रूप से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था और अधिक बोली लगाने वाले को भूमि प्राप्त होती थी, है ना। इसके बाद हानि क्या होती, अधिक लाभ नहीं हो क्योंकि वसूली में अस्थिरता आ गई थी, है ना। इसके बाद हमने देखा स्थायी बंदोबस्ती, इस्तेमारी और जमींदारी प्रथा जिसका प्रारंभ कब हुआ था, कॉर्नवालिस जॉनसन और चार्ल्स राइट ने 1790 में 10 वर्षों के लिए किया था। बाद में 22 मार्च 1793 में क्या इसको स्थायी कर दिया, है ना। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण भारत में ना लागू होके कुछ भागों में 19% भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में क्या ये लागू थी। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया था, किसानों को मात्र रैयत का अधिकार और जमींदारों को क्या जमींदार क्या भूमि खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं ना। और जमींदारों को क्या 10-11 भाग और कंपनी को 1-11 भाग दिया जाता था ना। तो ये हमारा क्या इजारेदारी प्रथा और स्थायी बंदोबस्ती, इस्तेमारी या जमींदारी एक ही बोलते हैं इसको। ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट नहीं, सिर्फ हमको इसका लाभ और हानि देखना है कि लाभ क्या हुआ है, हानि क्या हुई है और इसके उद्देश्य देखना है। फिर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे।